गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं RBI ग्रेड बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इन सीरीज को आप ध्यान से देखें। आज सेट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि इन फ्यूचर जो आपकी अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स होंगी उनमें भी ये आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हेल्प करेगी। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। ये अपना वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, प्रोबेबिलिटी से उठाया गया सवाल है। देखना जरा क्या है। एक समस्या 3 छात्रों को दी जाती है जिसके हल होने की संभावना 1/3, 1/4, 1/5 होती है। क्या संभावना है कि समस्या हल हो जाएगी? देखो, जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है एक तरीके से देखा जाए कंप्लीट मैथ में इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है और इससे मुश्किल कोई चैप्टर नहीं है। मुश्किल क्यों कहा मैंने कि जो बच्चे मैथ्स को रटना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल है। वो ऐसे क्वेश्चंस को डील ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी डायमेंशंस बनती हैं क्वेश्चंस पूछने की। और जो अंडरस्टैंड करते हैं उनके लिए एकदम ईजी है। रीज़न इसके पीछे का सिंपल सा है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी लिखी जाती है फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। और इसके बाद आपको थोड़ा सा काम करना होता है आपके जो और केसेज होते हैं और जो आपके एंड केसेज होते हैं इनके ऊपर आपको काम करना होता है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर आपके जो सवाल बेस्ड होते हैं मेनली वो कॉम्बिनेशन के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। इतना सा काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ये तो बहुत आसान टास्क है, ये भी इजी टास्क है। इस पर काम करना होता है, इसको रटा नहीं जा सकता। बाकी चीज़ों को आप रट सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं बस इसे। अब इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको लेकर चलता हूँ। 3 स्टूडेंट हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इनको प्रॉब्लम दी गई है कि भाई इसे सोल्व करना है। कोई भी स्टूडेंट, एक अकेला स्टूडेंट इसे सोल्व कर दे तो भी प्रॉब्लम को क्या माना जाएगा, सोल्व हो गई। 2 स्टूडेंट इसे सोल्व कर दें तो भी हम लोग मान लेंगे कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तीनों स्टूडेंट इसे सोल्व कर दें तो भी हम लोग मान लेंगे ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जब भी कभी प्रॉब्लम सामने रखी जाएगी, जब भी कभी क्वेश्चन सामने रखा जाएगा तो इसकी कई सारी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर आपके सामने कंडीशन रखता है तो आप इसे 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। आप इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, पार्ट आपका 1 और पार्ट आपका 2। अब डिपेंड करता है कि आपको यूज करना है चीज़ों को, आपके लिए कौन सा पार्ट बेहतर रहेगा। किस रास्ते से चलेंगे तो आपका रास्ता आसान होगा और किस रास्ते से चलेंगे तो आपका रास्ता मुश्किल होगा। यही हमें सीखना होता है स्पीड को मेंटेन करने के लिए। 2 संभावनाएं क्या है यहाँ पर? 2 संभावनाएं ये बनती हैं कि एक आपकी शर्त कह रही है प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो इसका मतलब कुछ केसेज ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और कुछ केसेज ऐसे बनेंगे जहां पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। और कुल मिलाकर के इन दोनों कंडीशंस के अलावा अगर स्टूडेंट्स के सामने आपने प्रॉब्लम रख ली तो इन दोनों केसेस के अलावा और कोई घटना घटित होगी नहीं। या तो प्रॉब्लम सोल्व होगी या प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं इनके घटित होने की संभावना 100% है कि भाई कुछ तो ऐसा होगा ही होगा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि आधी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हम कह देंगे आधी सोल्व हुई, नहीं, वो प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं है। तो 2 केसेस बनते हैं हमेशा। जैसे ही एग्जामिनर आपको कंडीशन देता है आप तुरंत उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इन पार्ट्स पर जिस बच्चे को काम करना आता है वो इजी वे में इसको डील कर सकता है। ये 2 पार्ट्स क्या हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं ये मान लेता हूं कि प्रॉब्लम दी और पहले स्टूडेंट के सामने रखी, उसने भी सोल्व कर दी, दूसरे ने भी कर दी, तीसरे ने भी कर दी। एक संभावना हो सकती थी। ऐसा हो सकता था कि पहला स्टूडेंट इसे कर देता, दूसरे से नहीं होती और तीसरे से भी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट स्टूडेंट से नहीं होती, सेकंड से हो जाती और थर्ड से नहीं होती। ऐसा भी हो सकता था कि पहले 2 स्टूडेंट से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई और तीसरे से हो गई। टोटल केसेस कितने बनेंगे? 8 बनते हैं। कैसे? फर्स्ट स्टूडेंट के साथ,
फर्स्ट स्टूडेंट के साथ, ध्यान से समझना बात को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट स्टूडेंट के साथ सामने जब आप प्रॉब्लम रखते हैं तो या तो वो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब दो केसेस बनेंगे, यही इसके सामने रखोगे, यही इसके सामने, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर टोटल 8 केसेज या 8 आउटकम्स आपके निकल के आएंगे। 4 हमने लिख लिए। और क्या हो सकता था, पहले 2 स्टूडेंट से सोल्व हो जाती, लास्ट से नहीं होती। फिर क्या हो सकता था, पहले और लास्ट से हो जाती, बीच वाले से नहीं होती, पहले से नहीं होती, लास्ट 2 से हो जाती। और एक 8वीं संभावना कि किसी से भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के 3 3 6 और 2 8। एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है, एग्जामिनर हमसे ये चाह रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो या तो हम लोग ये देखें कि भाई यहाँ पर ये जो 7 केसेस हैं इनमें आपकी प्रॉब्लम फाइनली सोल्व हो रही है, चाहे उसे एक स्टूडेंट सोल्व करे, चाहे उसे 2 करें, चाहे उसे 3 करें। तो एक तरीका, एक पार्ट हमारा ये हो गया कि फाइनली आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो आप इन 7 केसेस की प्रोबेबिलिटी को काउंट कर लें। कैसे करें, इसकी सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी तीनों की दे रखी है, तो 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी सोल्व होने की 1/3, इसकी नहीं सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, इसकी नहीं सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। ऐसे काउंट करेंगे तो आप खुद से सोच के देखो कितना टाइम लगेगा, एक्सट्रीम लगेगा। आपको ये पता है कि जब भी प्रॉब्लम को इन 3 स्टूडेंट्स के सामने रखा जाएगा या तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कोई भी करे उसे, एक स्टूडेंट करे, दोनों करे या तीनों करे, या आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। तो 2 पार्ट्स में ये डिवीजन हो जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके लिए 1 होती है। बेटर क्या रहेगा, बेटर रहेगा आप यहां से उठाएं सवाल को, क्या पार्ट सेकंड, कि पहले स्टूडेंट से भी नहीं हुई, दूसरे से भी नहीं हुई, तीसरे से भी नहीं हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो, पहले स्टूडेंट से होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। कहने का मतलब उसे अगर आप 3 बार समस्या देंगे तो वो 1 बार सोल्व कर देगा, कितनी बार नहीं करेगा, 2 बार। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, ये वाली बात। दूसरे स्टूडेंट के सामने अगर आप प्रॉब्लम रखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सोल्व होने की 1/4 है। 4 का मतलब 4 बार समस्या रखोगे तो 1 बार सोल्व कर देगा, तो कितनी बार नहीं करेगा, 3/4 टाइम्स नहीं करेगा। थर्ड स्टूडेंट की बात करें तो वो उसके लिए क्या होगा, 5 बार प्रॉब्लम रखते हो तो 1 बार सोल्व कर देता है, इसका मतलब 4 बार नहीं करेगा। असल में देखा जाए प्रोबेबिलिटी वैसे तो एक हवा सा ही है, जब आप ठीक ठीक ऊपर से देखते हैं, जब सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी कोई नई बात नहीं है, परसेंटेज ही है, और प्रोबेबिलिटी कोई नई बात नहीं है, रेशियो ही है। क्योंकि वो का वो कॉम्बिनेशन 2/3 परसेंटेज में भी आप लिख सकते हैं। बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और कैसे इनका यूज करेंगे। तो मुझे बताना जरा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉब्लम के नहीं सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। और आपको ये पता है प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी और प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1। तो इसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, तो 1 - 2/5 सोल्व किया, 3/5 आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ठीक है भाई, चलो अब मैं एग्जाम की तरफ मूव करता हूं। मेरा उद्देश्य ये है इन क्वेश्चंस को डिटेल में डील करने का, कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने प्रोबेबिलिटी के ये सवाल इस टाइप के रट रखे हों, लेकिन हमें असल में देखा जाए तो कुछ संभावनाओं पर काम करना है कि उनका इंप्रूवमेंट कर लोगे बिना कंफ्यूजन के, फ्री के अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे। आपने क्या देखा कि भाई सोल्व होने का मतलब है कि कोई एक स्टूडेंट कर ले, या दोनों कर ले, या तीनों कर ले। ऐसे अगर हम लोग केसेस को काउंट करने बैठ गए तो हमारा सवाल लंबा खिंच जाएगा। तो फिर क्या करें, प्रॉब्लम को सोल्व मत होने दो। तो इसका मतलब पहला स्टूडेंट भी सोल्व नहीं करेगा, सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं करने की कितनी हो जाएगी, 2/3। फिर देखो अगला स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व करता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब 4 प्रॉब्लम देते हो तो एक बार तो सोल्व करेगा, 4 बार देते हो तो कितनी बार नहीं करेगा, 3 बार। या फिर यहां पर देखो 4 बार। इसको परसेंटेज से कैसे मैच कर सकते हैं, देखना, जैसे तीसरा स्टूडेंट है इसका मतलब क्या हो गया, 20%। इसका मतलब थर्ड स्टूडेंट के सामने जब भी जितनी भी बार आप प्रॉब्लम रखोगे वो 20%
केसेस के अंदर क्या कर देगा, सोल्व कर देगा। कितने केसेस में नहीं करेगा, तो 80% में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/5, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसीलिए मैंने शब्द काम में लिया था कि असल में देखा जाए तो ये रेशियो और परसेंटेज ही है। आपने ये सोल्व किया तो आपका रिजल्ट 2/5 आ गया कि प्रॉब्लम नहीं सोल्व होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आई है 2/5। सोल्व होने की क्या होगी, 1 में से लेस कर दो 2/5 को, तो 3/5 आपका रिजल्ट आ गया। असल में आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे डील करना था। ठीक है, आपके कोई अगर सजेशंस हो तो एटलीस्ट कमेंट जरूर कर दिया करेंगे, कर देना। रीज़न उसके पीछे यही है कि आने वाले सेशंस में हम उन पर्टिकुलर पार्ट्स पर और ज़्यादा फोकस होकर के काम करेंगे। सेशन ठीक लगते हैं तो भी कमेंट आपको करके जाना कि हाँ सर ठीक है, जिस फ्लो में आप करवा रहे हो वो ठीक है। कुछ और करना है तो कमेंट कर दें, ऐसा ना हो कि बाद में आप चल के कहेंगे सर ये वाला ऐसा ऐसा पढ़ा देते तो ठीक था। आपको ये लगता है कि सर डिटेल में नहीं पढ़ाना है, सीधे सीधे पढ़ा दो तो वैसे भी चल जाएगा। आपको ये लगता है कि सर डिटेल में पढ़ाएं या जैसा पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, तो वैसे कंटिन्यू कर लेंगे। इसलिए कमेंट जरूर करना सीरीज के नीचे। देखना जरा क्या कहा, 52 कार्ड के एक पैकेट से 2 कार्ड यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। रेंडमली 2 कार्ड्स को चूज किया जाता है। एक कार्ड्स का आपके पास पैक है। क्या संभावना है कि दोनों काले हैं या दोनों रानी हैं? पहले तो कार्ड्स के बारे में समझो थोड़ा सा। कार्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास होते हैं 52, 13 के ग्रुप्स में चलते हैं ये। इनकी अगर हम लोग बात करें और इनकी अगर हम लोग बात करें, एक कैटेगरी जिसमें 13 कार्ड होते हैं ब्लैक की होती है, एक आपकी रेड की होती है। रेड कौन कौन से होते हैं भाई? रेड एक तो आपका होता है डायमंड, जिसे क्या कहते हैं, डायमंड जैसा दिखता है इसलिए इसको डायमंड कहा जाता है। लिख देता हूं मैं, हिंदी में इसे कहा जाता है ईंट। दूसरा रेड आपका होता है हार्ट, ठीक है, जिसे कहा जाता है दिल ना कह करके इसे पान कहा जाता है। ब्लैक की अगर हम लोग बात करें, ब्लैक वाले केसेस के अंदर एक तो आपका ये होता है, ये वाला क्लब बना हुआ ना 3 का, क्लब कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है चीड़ी। और एक आपके पास यहां पर बच गया है हुक्म, या फिर ठीक प्रोनाउंस करें तो हुक्म, स्पैड कहा जाता है, जिसे कुछ लोग काला पान भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपकी संभावनाएं होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ब्लैक चाहिए, ब्लैक कितने हैं भैया आपके पास? 26 हैं। फिर देखना इसके अंदर होता क्या है, 1 से 10 तक तो सीधे सीधे 13 कार्ड्स में काउंटिंग चलती है। फिर आपका जैक होता है गुलाम, फिर क्वीन, फिर आपका किंग। ठीक है भाई, यहाँ पर जैक मतलब गुलाम, क्वीन मतलब रानी, और ये आपका बादशाह होता है। ठीक है भाई, तो यहां से देखना जरा क्या संभावना है कि दोनों ब्लैक होंगे या दोनों रानी होंगी। ब्लैक आपके पास कितने हैं भाई? ब्लैक आपके पास है यहाँ पर 26। रानी कितनी है? 2 यहाँ पर रखी हुई हैं, 2 इसके पास हैं। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को इस चीज़ का तो रफ आइडिया होता ही है कि जायज़ सी बात है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक बार चैप्टर पढ़ भी लिया है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, तो इतना आइडिया मुझे उम्मीद है हर बच्चे को होगा। क्वेश्चन को डील कैसे करें फिर? क्वेश्चन को डील करने का तरीका देखना जरा। 52 कार्ड में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने के तरीके 52C2, 2 ही कार्ड सेलेक्ट किए हैं। इसे लिखने का तरीका क्या होता है? यहां पर स्टूडेंट को कैलकुलेशन इंप्रूव करनी होती है। एक हिंट दे देता हूं मैं कैसे लिखा जाएगा। 52 51 अपॉन में 2 × 1। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये कहा जाता है 10C2, इसका मतलब होता है 10 × 9 और अपॉन में 2 × 1। असल में आपको छोटे नंबर्स अगर गिवन है तो आप सीधे सीधे 45 लिखें। जैसे आपको ये कहा जाए 10C3, तो आपको पता है ये सीरीज ऊपर से नीचे 3 बार चलेगी और नीचे 3 से लेकर 1 तक चलेगी। इसे जब आप सोल्व करोगे 8 9 72, 12 बार कट गया, 12 6 72, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप सीधे पकड़ें। जैसे आपको कहा 8C2, 8 × 7 56/2, तो कितना लिख दिया आपने तुरंत? 28। आपको कही 7C2, 7 × 6 / 2, 23 निकल के आ गया। आपको कह दे 12C2, 12 × 11/2, 66 आ गया।
तो ये एक पार्ट होता है कि सिर्फ सीखना ही नहीं है, मुद्दा ये है कि एग्जाम में टाइम भी हमें बचाना है। कैलकुलेटिव नेचर का आपका वैसे ही पेपर आता है, तो इसका मतलब ये बात आप सीधे सीधे लिख सकते थे, क्या भाई 52C2 का मतलब 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 26 इंटू 51। तो ये काम मेरे हिसाब से आप सीधे सीधे कर सकते थे। इस टाइप से आपको कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करनी है। अब मुद्दा ये है कि नीचे वाला तो आ गया, प्रोबेबिलिटी हमने क्या पढ़ा था कि फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज। टोटल केसेस तो आपके क्रिएट हो गए कि जब भी कभी आप 2 कार्ड्स निकालेंगे तो उस केस के अंदर कितनी संभावनाएं बनेंगी वो आपने लिख ली। अब अपने फेवर के केस, तो अब हम लोग दिमाग लगाते हैं क्या देखो, आपके पास ब्लैक कार्ड्स कितने हैं भाई, आपके पास ब्लैक कार्ड्स हैं, आपके पास ब्लैक कार्ड्स हैं 26 में से 2 कार्ड ब्लैक चुनने की तरीके कितने होंगे, तो आप कहोगे 26 गुणा 25 बटा में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 इंटू में 25। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ पा रहे होंगे, 25 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बनेगा 13 इंटू 25। एग्जाम में सवाल असल में आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा। चलो आपने ये निकाल ली। अब अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें, रानी भी निकल सकती है, लेकिन रानी निकले तो कितनी निकले 2, तो मैंने ऑल ओवर दिमाग लगाया कि मेरे पूरे के पूरे जितने कार्ड्स हैं 52 उनमें 4 रानियां हैं, तो उनमें से भी क्या कर लें 2 सेलेक्ट कर लें। 4 रानियों में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके, 4 गुणा 3 बटा में 2, कितने आ गए 6। अब एक जगह केस कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कैसे, जब आपके पास 26 ब्लैक कार्ड थे तब आप 2-2 निकाल रहे थे, अलग अलग कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे थे, कभी इक्के के साथ बादशाह आ रहा था, गुलाम के साथ बेगम आ रही थी, सब कुछ चल रहा था। अगर आप गौर से देखें तो एक केस ऐसा निकला कि ब्लैक ब्लैक में दोनों की दोनों क्वीन आपकी निकल के आ गई, एक ऐसा केस था। और यहाँ पर हमने 4 क्वीन को अलग ले लिया, चारों रानियों को अलग ले लिया, उसमें भी हम निकाल रहे हैं, तो एक केस ऐसा आ रहा है जिसके अंदर दोनों ही ब्लैक रानियों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप कहेंगे कि वो उधर भी काउंट कर लिया इधर भी काउंट कर लिया। क्या करो, उसको माइनस करो, सोल्व कर दें। सोल्व करोगे तो देखना ये तो आपका 5 आ गया, और ये कितना आ गया भाई 25 गुणा 13, 25 12 325 और 330 अपोन में कितना भाई 26 गुणा में 51। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, एक तो आपका 17 और 3 से काटोगे 110, फिर 13 से 2 से काटोगे तो ये इतना आ जाएगा 55। 55 डिवाइड बाई 17 3 51, 17 और फिर आपके पास 5 22, ये आपका हो गया रिजल्ट। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एग्जाम की कि भाई आपने सारी की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा होता है फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आप देखते हैं 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं, तो ये किसको बताता है, ये बताता है टोटल केसेस को। क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट, अमूमन आपको पहले पार्ट में ही टोटल केसेस मिल जाते हैं। 52 कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड लेस किए तो निकालने के तरीके कितने होंगे 52C2, 52 गुणा 51 डिवीजन में 2 आ गया, तो यहां से कितना लिखोगे 26 गुणा में 51 लिखा। टोटल केसेज आपके फेवर में क्या जाता है, आपके फेवर में आपको निकालने हैं, या तो निकले वो दोनों कार्ड ब्लैक हो या दोनों के दोनों रानी हो। ब्लैक कार्ड आपके पास 26 है, 26 में से 2 निकालने के तरीके आपको लिखने हैं 26C2, 26 गुणा 25 बटा में 2, तो क्या लिखोगे 13 इंटू में 25। रानियों को एक साथ ही कर दो चारों को, कितनी संभावनाएं 4C2, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया भाई 6। अब एक जगह कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जब हमने यहाँ पर 26 के 26 ब्लैक कार्ड्स निकाले थे 2-2 करके, एक संभावना ये थी कि उनके अंदर दोनों की दोनों काली रानियां आ जाए, तो एक साथ उनकी संभावना एक केस में बनती है, और हमने उनको यहाँ भी काउंट कर लिया, दोनों ब्लैक रानियों का कॉम्बिनेशन यहाँ भी काउंट कर लिया। 2 जगह नहीं कर सकते तो एक जगह उसको करो। 300, ये 25 गुणा में 13 करोगे 325, ये बन गया आपका 330, और यहाँ से आप सोल्व कर देते 26 51, ठीक है भाई। 3 से काटोगे तो ये 110, ये आपका 17, 2 से काटोगे तो ये आपका 55 और ये आपका 13, रिजल्ट आ गया 55 1 2 2 1, ठीक है भाई।
तो असल में देखा जाए तो इन क्वेश्चंस की एग्जाम अप्रोच ये है। अब मुझे नहीं पता कि भाई आपने किस वे के अंदर प्रोबेबिलिटी समझ रखी है, तो आज के सेशन के अंदर कमेंट जरूर कर देना कि कोई, ये भी आपके मैक्सिमम ऐसे कमेंट आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस तो हमें डील करने हैं प्रोबेबिलिटी वाले, परम्यूटेशन के, कॉम्बिनेशन के, डेली बेसिस पर ही करेंगे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रखी है तो कमेंट जरूर कर देना। मेरा प्रयास रहेगा कि शुरुआत के सेशन में प्रोबेबिलिटी के इजी सवाल रखे, धीरे धीरे उनको मॉडरेट से टफ की तरफ ले जाएं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो क्या कहा, एक बॉक्स में क्या कहा इसने, दो सफेद आपके पास व्हाइट बॉल्स हैं दो, ठीक है भाई, ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास 3 और आपके पास रेड बॉल्स हैं 4, ठीक है। बॉक्स में से क्या किया, 3 गेंदों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, यहीं से आपको टोटल केसेस मिल गए कि भाई आपके पास जितनी भी बॉल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स हैं 4 3 7 2 और 9। इसने क्या कहा कि बॉक्स में से 3 गेंद निकाली जाती हैं तो टोटल केसेस कितने होंगे 9C3। ये काम तो पहली लाइन में आपका सोल्व हो जाता है। फिर क्वेश्चन की कंडीशन, अगर निकाली गई गेंदों में से कम एक गेंद काली हो। अब इसका मतलब फिर से वही घटना होगी कि आपने 3 गेंद निकाली हैं, आपने 3 गेंद निकाली हैं, गेंद निकल चुकी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 3 गेंद निकाल ही ली, आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि हाथ जाते जाते रोक लेंगे, ऐसा सीन तो होगा नहीं। 3 गेंद निकाली है आपने, कंडीशन दी आपने, निकाल ली, इसके अंदर आप कुछ भी इधर उधर चेंज नहीं करोगे कि नहीं मैं तो 2 ही निकालूंगा 1 ही निकालूंगा, नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्या, एक तो आपके जो फेवर के अंदर केस बनेंगे और एक आपके जो फेवर में नहीं बनेंगे, फेवरेबल केस और नॉट फेवरेबल केस। फेवर में बन रहे हैं उनको अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करें तो वो क्या कह रहा है, कम से कम 1 ब्लैक बॉल आए, तो आप कह दोगे कि भाई एक तो ब्लैक बॉल आ जाए, 1 ब्लैक बॉल आ जाए और क्या हो, अदर जो बॉल है वो 2 आ जाए। एक केस ऐसा हो सकता है 2 ब्लैक बॉल आ जाए 1 अदर आ जाए। एक ऐसा हो सकता है 3 आपके पास ब्लैक बॉल आ जाए और 0 आपके पास अदर आ जाए। तो या तो आप ऐसा करो कि इसके हिसाब से सारा मामला काउंट कर लो, कर लिया तो सीधे सीधे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या फिर आप ऐसा करो कि भाई इस केस के अंदर ब्लैक एंड अदर की अगर मैं बात करूं तो 1 भी ब्लैक बॉल नहीं ले रहा और 3 बॉल मैं अदर कलर की चूज कर रहा हूं। इसमें क्या करना होगा, ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, उसको 1 में से लेस कर दोगे तो आपके सीधे सीधे इसमें चले जाओगे। एग्जाम में कौन सा प्रीफर करें, एग्जाम में ये प्रीफर करो, सही दोनों हैं लेकिन वो प्रीफर करोगे, डायरेक्शन चेंज करके जाओगे तो वहां पर सिर्फ आपको एक बार चीजों को काउंट करना है, इसके थ्रू जाओगे तो समस्या बनेगी। तो जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तरीका ये था कि हम लोग डायरेक्शन चूज करते नॉट फेवरेबल केसेस की, कि हमने जो 3 गेंद निकाली है उनमें से एक सिंगल बॉल भी ब्लैक नहीं है। टोटल केसेस कितने होंगे भाई, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ 9 8 7 आएगा और यहाँ पर 3 2 1 आएगा, 6 72 से कटेगा 12 बार, तो आप कह सकते हो कि टोटल केसेज आपके पास कितने हैं 84 हो गए। टोटल केसेज 84 हैं। ब्लैक बॉल आपको निकालनी नहीं है, ब्लैक है कितनी 3, बची हुई बॉल कितनी है 6 में से आपको कितनी निकालनी है 3 बॉल। अदर वाला केस देख रहे हैं हम लोग, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 6 गुणा 5 गुणा 4 बटा में 3 2, 6 से 6 कट जाएगा तो रिजल्ट आएगा 20/84 लिखा जा सकता है। अच्छा निकाली गई कम से कम एक गेंद काली हो, तरीके ही पूछ रहा था, अच्छा इतना दिमाग ही नहीं लगाना था, फिर भी चलो समझ लो, मेरा नीचे की तरफ ध्यान नहीं गया, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है तरीके पूछ रहा है। तो चलो थोड़ा सा तरीके वाली डायरेक्शन से ही मैं आपको समझा दूं। देखो 3 गेंद निकालने के जो तरीके हैं टोटल वो आपके कितने आए 9C3, ये तरीके कितने बन गए भाई 84 निकाल लिए हमने। ब्लैक बॉल आपकी नहीं होगी वो तरीके कितने होंगे, तो आपने देखा 6C3, 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2, 6 से 6 कट गया, कितने तरीके हैं 20। तो ये वाले तरीके कितने होंगे
84 में से 20 को लेस कर दोगे तो ये तरीके आपके होंगे 64 लिखा जा सकता है। अगर हम लोग सीधे सीधे ऐसे ही काउंट करते तो क्या होता, तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ती। क्या आपको ऐसा करके देखना चाहिए? मेरे हिसाब से चीज़ें आपको हर डायरेक्शन में पता होनी चाहिए। रीज़न क्या होता है, जब सवालों का लेवल और बढ़ेगा तो क्या होगा, चीज़ें अगर आपको सही हर डायरेक्शन में नहीं पता होंगी तो जो ऑप्शंस, जो पार्ट्स आपके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनको लेस नहीं कर पाओगे, वहाँ समस्या आएगी। तो हर डायरेक्शन आपको पता हो। तो एक बार देख लेते हैं, एक ब्लैक बॉल निकालनी है, 3 में से एक निकाली, कितने तरीके, 3C1 3 हो गया। अदर 6 गेंद में से आपको 2 निकालनी है तो 6C2 6 × 5 अपॉन में 2 कितना आ गया भाई 15, प्लस 2 ब्लैक निकाल लो, 3C2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, एक अदर निकाल लो, 6C1 की वैल्यू 6 हो गई, और 3 ब्लैक निकाल लो, ब्लैक 3 ही है तो 3C3 की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से कितना बना भाई 45, 18 प्लस 1 तो ये 19 आ गया, 19 और कितना बन गया ये भैया आपका 20 ऐड कर दोगे तो ठीक है 64, यही बन रहा है, लिखा जा सकता है सीधे सीधे। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे लगा नीचे वाले केस के अंदर प्रोबेबिलिटी भी पूछ रहा है तो वैसे ही हम डील करने लग गए। एग्जाम की बात कर ले, सारा कुछ आपका क्लियर हो गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आप डील करने गए तो आपने देखा टोटल गेंद कितनी है आपके पास 3, सॉरी टोटल गेंद आपके पास 3 3 4 3 7 2 9, 3 बॉल निकालनी है। निकालने के तरीके 9 × 8 × 7 अपॉन में 3 × 2 6 का डिवीजन, 9 8 72 होता है, 6 का भाग दोगे 12, 12 गुणा 7, तो इसका मतलब टोटल केसेस कितने बनेंगे 84। अब आपको कौन से बताने, ब्लैक वाले। ब्लैक 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, झंझट ही खत्म करो, एक भी ब्लैक नहीं है। एक भी ब्लैक नहीं है तो निकालोगे किससे, 4 और 2 6, या तो आप व्हाइट बॉल्स से निकालोगे या रेड बॉल से। 6 में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 6 5 4 3 2, 6 से 6 कट गया, कितना बचा ऊपर 5 4 20, ये आपका रिजल्ट आ गया 64। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। सेवन इंटू 7, देखो ध्यान से देखना जरा, 7 × 7, 7 का स्क्वायर पावर 3, तो ये क्या हो गया 7 की पावर 6। डिवीजन करना है, 49 को लिखोगे 7 का स्क्वायर इंटू 7, पावर ऐड हो जाएंगी 7 की पावर 3, उसकी भी पावर 3, तो 3 × 3 7 टू दी पावर क्या बन जाएगा 9। अगर इन सब में कन्फ्यूजन आ रहा है तो सर्च कर ले बोर्ड मास बाई वासु सर, उस चैप्टर को देखिए, इनिशियल लेवल का पार्ट देखेंगे, इतने में ही आपको आइडिया लग जाएगा। आगे दे रखा है कितना भैया आपको 2401। 2401 अगर आपको स्क्वायर ठीक ठीक आते हैं तो 49 का स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ 2401 मेरा 7 की पावर कितना है 4, और इसका भी स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 7 की पावर 8, और क्या कह रहा है 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। सोल्व करें, देखना भाई ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी, 8 और 6 आपका 14, नीचे 9, एक स्टेप और लिख देता हूँ 14 अपॉन में 7 टू दी पावर 9। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 9 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 5 इक्वल्स टू में 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। बेस सेम है, कंपेरिजन कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क का जो रिजल्ट होगा वो क्या निकल के आएगा 5। कोई खास तनाव वाला सवाल नहीं था, आसान था। आगे एक आपको दे रखी है भाई सीरीज, एक बार के लिए अटेम्प्ट करके देखना, कमेंट करना जल्दी जल्दी कि क्या बात बन रही है। 6 12 48 264 और 1560, ठीक है भाई। अब यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करते हो तो कुछ कॉमन तरीके होते हैं जिनको चेक किया ही जाता है पहली बार, कि 6 का डबल हुआ, फिर 12 का 4 गुना हुआ, फिर 48 का आप देखोगे तो 48 का कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है कितने गुना हो रहा है, तो फिर क्या दिमाग लगाएं, ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं लगता है। तो एक सबसे रामबाण तरीका तो यही होता है क्वेश्चन डील करने का, कि डिफरेंस के ऊपर काम करके देखो। यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ा 6 बढ़ा, यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ा भाई 36 बढ़ा,
यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ा, डिफरेंस निकालोगे 8 और 6 14, और ये 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 21। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक डिफरेंस और है। कुछ आइडिया लग रहा है? मेरे हिसाब से लग गया होगा। ये है असल में 6 की पावर 1, ये क्या है 6 की पावर 2, ये क्या है 6 की पावर 3। तो यहाँ हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं ये 6 की पावर 4 होगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई 6 की पावर 5 लिखा जाएगा। 6 की पावर 5 ऐड करना है, तो क्या करें भाई, 6 की पावर 5 को सोल्व करना है, तो या तो ऐसा करो कि 6 का स्क्वायर गुणा में 6 का स्क्वायर गुणा में 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1296, और इंटू में 6 करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ देखना 6 गुणा 6 आपका 36 आ गया, 9 6 54, 54 में 3 जोड़ा 97, 12 6 72, 72 में 5 ऐड कर दिया आपने 77, और ये किस में ऐड करना आपको 1560 में एडिशन किया आपने, तो यहाँ से 6 3 3 और 7 8 9, ये आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया रिजल्ट। ठीक है भाई, कई सारी सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी होती है। मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट जो बैंक पीओ लेवल की एग्जाम में बैठता है कम से कम उसे 500-600 सीरीज करनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, उसको मुश्किल से मेरा मानना है 30 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज उसे मिलेंगी भी नहीं, उनको साइड में कर लो। बाकी पार्ट क्या, बाकी सेम एक जैसा है, कोई लॉजिक नहीं है, स्क्वायर होंगे या क्यूब होंगे या मल्टीप्लाई होंगे, स्पेसिफिक पैटर्न के मल्टीप्लाई होंगे। बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट सीरीज तो यहीं खत्म हो जाती हैं। आपने डिफरेंस को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको बात पकड़ में आ गई। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो एक सीरीज और गिवन है आपको 9 13, एक मिनट ये थोड़ा सा डाउन ही चल रहा है। देखो आपको गिवन है 9 13 22 36 एंड 55, ये आपको गिवन, आपसे पूछा इसका रिजल्ट क्या होगा। एक तो जैसे हम लोग देखें कि डिफरेंस चेक कर ही लेते हैं सीधे सीधे, कुछ मल्टीप्लाई का तो लॉजिक लग नहीं रहा है। तो यहाँ से आप गए हो तो 9 और 4 13 आ गया, यहाँ से यहाँ जाते हो तो इसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, यहाँ से यहाँ जब आप जाते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भाई 22 है, तो यहाँ से 13, ठीक है 13 नहीं है 14, और यहाँ से जब आप यहाँ जाते हो तो आपको पता चल रहा है ये वाली वैल्यू आपकी 9 है, 3 और 1 4 हो गया 19 हो गई। सीधे सीधे कोई आइडिया लगा? सीधे सीधे तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है। जब हम लोग डिफरेंस में फंस जाते हैं तो मेरा मानना है एक बार आप ट्राई और कर लें, किस पर, डिफरेंस के डिफरेंस पर, इससे ज़्यादा बार ट्राई नहीं करनी होती। तो यहाँ आपने क्या किया, देखा यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कितना ऐड किया है 5, फिर कितना 5, फिर कितना 5, इसका मतलब बात पकड़ में आ गई। यहाँ से यहाँ जो अगला नंबर होगा 19 और 5 आप लिखोगे 24, तो इसका मतलब इस नंबर में 24 आपको ऐड करना है, तो रिजल्ट कितना दे देगा ये आपका 79। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 2 बार से ज़्यादा आपको चेक ही नहीं करना होता है, क्योंकि फिर टर्म्स इतनी ज़्यादा गिवन नहीं होती हैं आपको, तो बात बन नहीं पाती है। मैक्स है ये 2 बार आपने इस डिफरेंस को चेक किया। कमांड आएगी इसके अंदर वैसे भी प्रैक्टिस से। देखना जरा अगला सवाल। देखो क्या कहा इसने, ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात। ए और बी की जो सैलरी है उसका सम और उनका जो डिफरेंस है वो 11:1 है। बी और सी के वेतन का योग और वेतन का अंतर, बी और सी की जो सैलरी है उसका सम और डिफरेंस अगेन 11:1 है। ए की सैलरी सबसे ज़्यादा है, सी की सैलरी सबसे कम है। बी की सैलरी क्या होगी अगर सभी का वेतन 1,82,000 रुपये आपको गिवन है। पहले तो इस डिफरेंस पर चर्चा कर देते हैं कि ए की सैलरी तो सबसे ज़्यादा है, तो ए और बी की सैलरी का सम
कितना है 11, रेशियो में 11 दे रखा है, और ए और बी की सैलरी का जो डिफरेंस होता है वो कितना दे रखा है 1। अगर ऐसे केसेस में आपको ए की सैलरी चाहिए रेशियो में, तो आप क्या लिखेंगे, ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू में 12, देन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू सैलरी कम है इससे, डिफरेंस 1 का, तो बी की सैलरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये वाला जो काम है ये आपका होना चाहिए एग्जाम के अंदर माइंड में, ठीक है। ये काम अगर आप माइंड में कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप सीधे सीधे रेशियो जनरेट कर सकते हैं। कैसे? 3 लोग हैं, ए बी और सी। आपने देखा कि उनका सम 11 और उनका डिफरेंस 1 है, दोनों को ऐड करोगे बी तो गायब हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बचेगा 6। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू 12, ए की वैल्यू आपकी 6 हो गई। ए की सैलरी 6 है, उससे जस्ट कम, एक कम किसकी, 5 की, क्योंकि डिफरेंस कितना बता रहा है 1 का। यही बात, एक बात बताओ, क्या बी और सी के लिए भी वैलिड नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, वही रेशियो मेंटेन करके दे रखा है, तो स्ट्रेस लेना ही नहीं था। अगेन बी और सी का रेशियो कितना आ जाता, 6:5। वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो आपको जाना आना चाहिए। ए की वैल्यू जब आप निकालोगे, पुराने जो सेशंस हैं, एक होमवर्क रख देता हूँ, किसी बच्चे ने नहीं कर रखा है तो आप सर्च करेंगे रेशियो बाय वासु सर, वहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें आपको सिखा रखी हैं कि कैसे वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो तुरंत फाइंड करें। उसी में आपको सिखाया गया है कि ये रेशियो 36, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, और यहाँ से आपकी सी की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 25। रटाया नहीं है, वहाँ पर समझाया है। हर एक बात का छोटा छोटा जितने भी लॉजिक बनते थे सारे के सारे लॉजिक्स दिए गए हैं। तो उन सेशंस को देख लें, और अगर आपको वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो आता है तो कोई स्ट्रेस ही नहीं लेना। तीनों की जो कंबाइंड सैलरी है यहाँ से वो कितनी निकल के आ गई भाई, 30, 30, 60, 70, 80 और 11 ऐड कर दोगे तो 91। ये रिप्रेजेंट करता है आपका 182,000। किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 91 को जस्ट डबल करोगे 182, और 3 लग गए यहाँ पर 0। आपसे पूछ रहा है बी की सैलरी, बी की सैलरी इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60K, 60,000 आपका हो गया रिजल्ट। सवाल में वैसे कोई दम नहीं था, लैंग्वेज जो थी वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंग्वेज को रीड करना, देखो क्या कहा, यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक और तिमाही और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर है। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि प्रिंसिपल आपके पास 10,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 2 केसेस दे रखे हैं, एक में तो ईयरली काउंट होगा और एक के अंदर आपका 3 मंथ से मतलब क्वार्टरली काउंट होगा। दोनों के अंदर जो सीआई का डिफरेंस है वो आपको बताना है। अब आप अगर गौर से देखें, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले चलता हूं आपको, या तो आप सर्च करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट बाय वासु सर, उसमें ऐसी चीज़ें बता रखी हैं कि जब बात 2 ईयर की आती है तो डील करते हैं, एक पैटर्न है अपना 2-1। जब बात आपकी 3 ईयर की होती है तो हम लोग लिखते हैं 3-3-1, ठीक है। फिर जब बात 4 ईयर की होती है तो पैटर्न चलता है आपका 4-6-4-1, ठीक है। 5 ईयर के लिए भी चीज़ें आपको सिखा रखी हैं। अब इम्पोर्टेंट बात को सुनना जरा, जब 4 साल की बात होगी तो एक बार मैं थोड़ा डिटेल में बात को ले चलता हूँ। 4 साल कैसे हुआ ये बात आपको समझ आ गई होगी। दिखने में 4 साल जैसा मामला हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा, पहले केस के अंदर तो वो काउंट कर रहा है सिर्फ सीधे सीधे 40%, 10,000 का 40%, 4,000 रुपये ब्याज मिल गया। अगले केस में क्वार्टरली काउंट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 साल में 4 बार काउंट करेगा, तो दिखने में वो कैसा होगा, इसके जैसा। 1 साल पर, पूरे के पूरे साल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी काम कर रही है, 40%। तो मुझे बताओ 3 महीने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी काम करेगी, साल के 4 टुकड़े किए हैं तो 3 महीने के हिस्से में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 10%। तो ये दिखने में ऐसा होगा, तो पहले क्या करेंगे आप, इसका 10% निकालेंगे, ए आएगा। दूसरे साल इसका 10%, दूसरे साल नहीं दूसरी बार ये भी आएगा, इसका 10% बी आ जाता है। फिर थर्ड टाइम जब निकालोगे पी का 10% ए आ गया, इन दोनों का
10% निकालोगे बी और बी, इसका 10% आ गया सी। अगेन इसका 10% निकालोगे ए, इन तीनों का 10% निकालोगे तो बी बी बी, इन तीनों बी का 10% निकालोगे तो सी सी सी, और यहां से कितना आ गया डी। असल में जो बात मैंने आपको लिखकर बताई है वो यही है कि प्रिंसिपल का 10% ए होता है, ए का 10% बी होता है, बी का 10% आपका सी होता है, सी का 10% डी होता है। 4 बार तो आपको ए मिलेगा, दिख रहा है 4, फिर 6 बार आपको यहाँ पर बी मिलता है, 6 टाइम्स आपको बी मिलता है, दिखा, 4 टाइम्स आपको सी मिलता है, दिखा, और 1 टाइम आपको डी मिलता है। तो एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको ट्री नहीं बनानी। क्या मेथड फॉलो करना है? आपको मेथड फॉलो करना है 4641 का। डील करें क्वेश्चन को, देखना जरा। 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। क्वार्टरली जब आप काउंट करेंगे तो 4 बार आपको, 4 क्वार्टर बनेंगे 1 ईयर में, तो इसका मतलब 4 बार काउंट करेंगे और 1 क्वार्टर के हिस्से में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी? 10%। ठीक है, उसका भी रीजन है, 3 मंथ जब टाइम करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लिखोगे 40%, तो टाइम 1/4 ईयर है, 40% से कैंसिल आउट होकर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बचती है। 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 आएगा। अगली टर्म 6 बार निकलनी है, इसका भी 10% 100 रुपये आएगा। अगली टर्म फिर 4 बार निकलेगी, इसका भी 10% 10 रुपये आएगा। फिर अगली टर्म एक ही बार निकलेगी, इसका 10% 1 आएगा। ऊपर वाली जो बात है वो तो हट गई। क्यों? आप अलग अलग काउंट कर दो, या 10,000 पर पहले केस में 40% मिलेगा क्योंकि साल के अंत में काउंट करना उसे, तो 10,000 का 40% 4,000 हो गया। दूसरे केस में हम लोग काउंट करेंगे तो ये बात तो सेम मैच होनी थी, इसको हटा दिया। बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है आपका? डिफरेंस। इसमें कितना एक्स्ट्रा मिला भाई? 640 और 141, 641 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट रिजल्ट हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है, उसी दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। कॉमन सेंस क्या होगा? एक तो तरीका है कि हम डेटा एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लें, दूसरा तरीका है कि एक रफ आइडिया लगा लें। 3 साल में आपका जो पैसा है वो प्रिंसिपल जो 15% बढ़ गया, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी? 5%। हर साल आपका पैसा 5% बढ़ेगा। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 15% बढ़ेगा। अब अगर 15 लाख का हम लोग देखें 3 साल बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो आपको पता है 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, 15% से कुछ ज्यादा और मिलेगा। अगर 15 लाख का आप 15% निकालें, क्योंकि हमने तो ये देखा जितना भी प्रिंसिपल होगा उसका 15% बढ़ जाएगा। 15 लाख का जब आप 15% निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, 2 लग गए उसमें 0, 2.25 लाख के आसपास आ रहा है, आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पर भी कुछ और ब्याज लगेगा, तो इसका मतलब 2,25,000 पर स्लाइटली थोड़ा सा और इसको बढ़ा दो। ऑप्शंस देखें, 236 है, 287 है, 387, 781, 4.71, ये सब हट जाएंगे। 236 आपका करेक्ट होगा। 225 से कुछ ही ज़्यादा करना है, 2.87 तो बहुत ज़्यादा हो गया। या फिर आप इसे डिटेल में करें। ये सवाल देखो भाई माइंड में हो रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपके पास ये माइंड में हो रहा है। क्या करना था? देखो, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 3 बार, 3 ईयर में क्या करते हो? पैटर्न 331 होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, 3 बार ब्याज मिला 5%, फिर 3 बार 5 का 5%, 25.25 निकल के आ जाएगा परसेंट। लास्ट वाली बात जो निकलेगी इसका भी 5% आप निकालोगे, उससे आप कर सकते हो नेगलेक्ट। आएगी कितनी वो? इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5% निकालोगे तो 0.125%। असल में कैलकुलेट यही करना है, 15 और 3 15.75%, इतना ब्याज मिलना था, ये नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से हमने क्या किया? सीधे ही कॉमन सेंस लगा दिया कि भाई 15% का मतलब है 2.25 लाख ब्याज।
थोड़ा सा पार्ट और मिलेगा 0.75। 15 लाख का अगर आप 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.15 लाख। उसका भी 3/4 करना है तो वो बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। अप्रोक्सीमेशन पर आपको काम करना ही पड़ेगा, उसके बिना बैंकिंग की एग्जाम्स को क्लियर कर पाना चैलेंजिंग टास्क होती है। क्लर्क वगैरह निकल जाते हैं, पीओ की एग्जाम्स में समस्या आती है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भाई, पैरेलल में मैं प्रयास करूंगा और नीचे आप कमेंट करके बता दिया करें भाई किस चैप्टर की कोई पर्टिकुलर डिमांड है तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बढ़ा लें। डिमांड आपकी आती नहीं है कि जो भी चल रहा है वो सही है, तो फिर हम लोग भी उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। देखो, एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख में बेचे तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 टाइम्स 3 गुना हो जाता है कार का क्रय मूल्य। ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये इजी के अंदर कंसीडर होते हैं। इजी में कैसे कंसीडर होते हैं, बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना। यूज्ड कार सेल करने वाले डीलर ने कार को खरीदा, ये क्या थी उसकी सीपी। अब बेचा है 7.6 में तो उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 7.6 लाख में बेचने पर लॉस हुआ है यहां से यहां। फिर क्या कह रहा है, 9.2 लाख में बेचा, 9.2 लाख में बेचा। यहां पर जितना लॉस हो रहा था, x रुपए का लॉस हो रहा था मान लो, तो यहां पर क्या होगा, इसका 3 गुना फायदा हो जाएगा, 3x होगा। तो आप क्या कह सकते हो, कॉस्ट प्राइस और इसके बीच का गैप x है और इस सेलिंग प्राइस और इस कॉस्ट प्राइस के बीच का गैप 3x है। ऑल ओवर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो कंप्लीट गैप है ये कितने का है भाई, ये है आपका 4x का गैप। लेना जरा, ये 9.2 लाख है और ये 7.6 लाख है, लेस करोगे तो कितना आ गया, 1.6 लाख का गैप। x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवीजन कर दो 0.4 लाख। आपसे क्या कह रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई है x की, 0.4 लाख। 0.4 लाख का नुकसान हुआ है तो सीपी कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों का एडिशन या फिर इन दोनों का एडिशन कर दो सीधे सीधे, कि आर्टिकल को आपने सीधे लिख लो यार, तना वाली बात थी नहीं। आर्टिकल को आपने 7.6 लाख में बेचा तो 0.4 लाख का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई उसकी, 8 लाख। ठीक है, कुछ सुधार भी करने हैं आपको यहाँ पर। सुधार क्या करोगे देखना, आपने सीधे सीधे क्वेश्चन देखा कि 7.6 लाख में बेचा, x रुपए का लॉस हुआ, 9.2 में बेचा तो इसका मतलब कितने का लॉस, प्रॉफिट हुआ 3x का। जितना लॉस हो रहा है उसका 3 टाइम प्रॉफिट हो गया। इन दोनों रेट के बीच का गैप 7.6 लाख से अगर हम लोग 8 में जाते हैं तो 0.4 जोड़ते हैं, उसके बाद 1.2 और जोड़ोगे तो आप चले जाओगे 9.2 लाख में। कितना ऐड किया, 1.6 लाख ऐड किया। नीचे वाली वैल्यू x है, ऊपर वाली 3x है, 4x की वैल्यू 1.6 लाख, x की वैल्यू 0.4 लाख। तो इसका मतलब 7.6 लाख में बेच रहा था तो उसे 0.4 लाख का नुकसान हुआ। दोनों को ऐड कर दो तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 8 लाख। तो मेरे हिसाब से आप ठीक ठीक दिमाग लगाते तो ये जो सवाल था आपका माइंड में डील हो सकता था। रीजन, डेटा आसान है इस सवाल का, डेटा मुश्किल है तो समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। अगला सवाल देखना भाई। देखो, राहुल और उसकी बहन की जो एज है उनका रेशियो है 3:4। 10 ईयर बिफोर या आगो उनकी एज का जो रेशियो था वो था 13:19। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है राहुल की। यहाँ पर देखो एज चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है भाई। एज चैप्टर में एक मेथड डेवलप किया जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो है क्रॉस मेथड। कैसे बना ये भी बताया उसमें। तो जिस बच्चे ने एज चैप्टर नहीं पढ़ रखा है वो, क्योंकि ये जो सवाल है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्बली हो रहा है। कैसे, 19 गुना, एक बार देखना स्क्रीन पर सवाल आपके सामने, क्रॉस मेथड में होता क्या है, 13 गुणा 4 52, 19 गुणा 3 57, 5x। 5x की अगर हम लोग बात करें, 13 और 19 का गैप है 6, 60 को बताता है, x की वैल्यू 5 आ गई। राहुल की जो प्रेजेंट एज है 6 से गुणा कर दोगे, 1 मिनट कैलकुलेशन में गड़बड़ की है क्या, 19 गुणा 3 57, 13 गुणा 4 52, 5x आ गया इधर से और इधर से 60 आ गया, 12 निकल के आ गया।
x की वैल्यू 12, राहुल की एज 12 गुना 3 36। तो इसका मतलब क्रॉस मेथड से मैंने ये सवाल किया और इस सवाल को मैंने माइंड में कर लिया। तो जिस बच्चे ने क्रॉस मेथड नहीं पढ़ रखा है तो वो सर्च करे कंप्लीट एज चैप्टर बाय वासु सर। एक आपको सिंगल वीडियो मिल जाएगा, उस पूरे के पूरी लेक्चर को देखना है। एज के नाम पर जितनी भी संभावनाएं बनती हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप उसको देख करके ये भी कह सकते हैं सर कुछ सवाल मिसिंग लग रहे हैं। एवरेज चैप्टर में भी एज आपको पढ़ाया जाता है, तो वो बचे हुए सवाल एवरेज चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। तो ये क्रॉस मेथड हमने सीखा था। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि माइंड में कैसे होता है और मैंने क्या किया। राहुल है और राहुल की सिस्टर है, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है 3 और 4, 3x और 4x लिख लिया। 10 साल पहले उनकी एज का जो रेशियो था वो था 13:19। इन दोनों एज के बीच राहुल की ये प्रेजेंट एज, ये 10 ईयर बिफोर एज है, तो इन दोनों एज के बीच का जो गैप है वो कितना है 10 ईयर। ये इसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज, ये पास्ट एज, इन प्रेजेंट और पास्ट एज के बीच का डिफरेंस कितना है 10 ईयर। इसे सोल्व करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 13 × 4 52, 19 × 3 57, 52 और 57 बना। डिफरेंस कितने का भाई दोनों में 5x का। एक 57x बना, एक 52x बना, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, इसीलिए इसका नाम ही रखा क्रॉस मेथड। दोनों का डिफरेंस लिया 5x। अब देखो 19 इंटू में 6 10 और 13 इंटू में 10, 10 कॉमन आ गया। डिफरेंस लेना है तो बड़े में से छोटे को लेस करोगे, कितना आएगा 6, 6 गुना 10 कितना भाई आपका 60। x की वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ से आ गई 12। क्या कह रहा है राहुल की परसेंटेज, राहुल की परसेंटेज कितनी है भाई 3x, तो x की जगह 12 रख दोगे तो ये रिजल्ट कितना देगा 36 ईयर। कुछ भी पूछ सकता है, राहुल की एज कितनी थी 10 साल पहले, प्रेजेंट निकाल ली, 10 लेस कर दो 26 साल का। राहुल की एज 5 साल बाद कितनी होगी, प्रेजेंट निकाल लिए, 5 ऐड कर दो। तो ये जो क्रॉस मेथड का यूज है, इसकी वजह से आपके क्वेश्चंस जो एज वाले हैं इस टाइप के होते हैं स्पेशली, उनको आप माइंड में डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना जरा, सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको प्रॉपर दिख चाहिए, सवाल की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। देखना क्या कहा, ए 25 लाख रुपयों का निवेश करके टैक्सी सर्विस स्टार्ट करता है। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपयों का निवेश करता है और बिजनेस से जुड़ जाता है। बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद 50 लाख रुपए का निवेश करके सी भी उनसे जुड़ जाता है। ए के बिजनेस प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद उन्हें 2,73,000 रुपये का लाभ होता है। लाभ में सी का भाग क्या है, रुपए में आपको फाइंड करना है। देखो असल में देखा जाए तो बिजनेस में जब पैसा डाला जाता है तो उस पैसे की एक होती है बिजनेस वैल्यू। जो आपके पैसे की बिजनेस वैल्यू होगी उसी हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बात को समझना कैसे, मान लो 2 लोगों ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, एक ने 1 साल तक पैसे रखे बिजनेस में, एक 6 महीने बाद बोला कि हमारे घर पर तो अर्जेंट काम आ गया तो मैं तो वापस निकालूंगा। तो उस बिजनेस की कोई एसेट होगी, उसको बेचा होगा, या कहीं बैंक में कुछ डिपॉजिट रहा होगा, या कोई और प्रॉफिट आया होगा, वो 1 लाख रुपए लेकर साइड हो गया। अब साल के एंड में घूमता फिरता आ गया, आगे कह रहा है कि 50% दो। क्यों दो 50%, बोले तुमने भी 1 लाख लगाए थे, मैंने भी 1 लाख लगाए थे। तो ऐसे थोड़ा ना कोई दे देगा। कॉमन सेंस लगाओ कि एक आदमी बिजनेस में शुरुआत से लेकर अंत तक 1 लाख रुपए लगाए बैठा था, और एक आदमी क्या होगा 6 महीने बाद ही, अगर 1-1 लाख रुपए लगाने मात्र से बिजनेस के अंदर उसे 50% पार्टनरशिप मिल जाती है साल के एंड में, तो ऐसे फिर लोग मतलब दुनिया के सारे बिजनेस ही फ्लॉप हो जाएंगे, पार्टनरशिप में कुछ नहीं चलेगा। क्यों, एक साल तक लगाता है, एक ने आज पैसे लगाए 1 लाख, 50% पार्टनर हो गया, अगले दिन मांगने आ गया मेरे तो पैसे वापस करो, और साल के अंत में फिर आता है कि तुमने भी 1 लाख लगाए थे, मैंने भी 1 लाख लगाए थे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो एक आदमी 1-1 लाख रुपए लेकर घूम रहा है, पूरे दिन में बिजनेसों में ही पैसा लगा रहा है। वो आज लगाया, कल निकाला, कल दूसरे में लगाया, परसों निकाल लिया, फिर उसको अलग लगा दिया, अलग लगा, ऐसा नहीं होगा।
बिजनेस वैल्यू क्या कहती है कि आपके पास मनी कितनी है और आपने उसे कितने टाइम तक बिजनेस में लगाया है, ये आपकी बिजनेस वैल्यू है पैसे की, कितना पैसा लगाया और कितने टाइम तक लगाया। इसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ए, बी और सी हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी हमारे पास 3 लोग हैं। देखना, ए ने 25 लाख रुपए का निवेश किया है, 25 लाख में ही चल रहा है सबका पैसा, मनी 25 लैक्स। कितने टाइम तक इसने लगा रखा है? 12 महीने तक। फिर क्या कहा कि 3 महीने बाद बी आ गया, बी छोड़ के तो जाता नहीं है, तो इसका मतलब बी 3 महीने बाद आया, तो बी ने पैसा कितना लगाया? 40 लाख। और कितने महीने तक लगा रहा भाई इसका? 9 महीने तक बिजनेस में। बी के बिजनेस में जुड़ने के 4 महीने बाद, 3 महीने बाद तो ये आया, 4 और महीने मतलब 7 महीने, 7 महीने बाद सी आया, इसका पैसा कितने महीने रहेगा? 5 महीने। इसने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया? 50 लाख का। चलो अब इनका ले लेते हैं रेशियो। रेशियो लोगे तो देखना जरा, 12 को 25 से करोगे आप तो 300 आएगा, 25 को 4 से करते हो 100, उसको 3 से करते हो 300। ये तो इजी वैल्यू बन गई। तीनों में एक एक जीरो है, वो आपने काट दिया, कुछ और कट रहा नहीं कट रहा। ये आ गया 30 रेशियो में 36 रेशियो में 25। इसने ये, इसकी बिजनेस वैल्यू ये, इसकी ये, इसकी ये, तो तीनों की कंबाइंड बिजनेस वैल्यू 30 30 60 70 80 और कितनी है भाई? 91। 91 रिप्रेजेंट करता है कि भाई टोटल प्रॉफिट अगर 91 का होगा तो उसमें से ए इतना, बी इतना, सी इतना, सी का लाभ निकालना था। तो 91 रिप्रेजेंट करता है इसको, किससे मल्टीप्लाई किया भाई? 3 से, साफ साफ दिख रहा है, और लग गए 3 जीरो। सी का हिस्सा यहां भी क्या करोगे? 3000 से गुणा करोगे, 25 गुणा 3 75, 75,000 इसका हो जाएगा हिस्सा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो, यदि ए, बी और सी किसी काम को अकेले करते हैं तो वे क्रमशः 9, 12 और 36 दिन में करते हैं। तीनों दिन तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है, बचे हुए काम को बी और सी कितने दिन में करेंगे? पहले तो बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ए, बी और सी कितना टाइम लिया भाई? इसने 9 लिया, इसने 12 लिया और इसने 36। तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, टोटल वर्क कितना आ गया? 36। 36 लड्डू खाने हैं तीनों को। ए की इफिशियंसी कितनी है? 36 लड्डू खाता है 9 दिन में, तो हर रोज 36/9 4 लड्डू। यहाँ पर 36/12 हर रोज 3 लड्डू खा सकता है। 36 दिन में 36 लड्डू खाए, इसका मतलब सी की इफिशियंसी क्या हो गई? हर रोज 1 लड्डू खा सकता है। अब इसने क्या कहा? तीनों दिनों तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है, बचा हुआ काम बी और सी करते हैं। कितने दिन में करेंगे? टोटल इनके सामने रखे 36 लड्डू। तीनों ने स्टार्ट किया, तीनों के साथ तीनों दिनों तक, 3 दिनों तक ऐसे लिखना, 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला गया। 36 लड्डू खाने थे, 3 दिन तक इन्होंने खाए। किसने? ए ने, बी ने, सी ने। 4 3 7 और 1 8, हर रोज 8 लड्डू खाएंगे, तो 24 लड्डू निपटा दिए। बचे कितने? 12 लड्डू। कौन खाएगा? बी और सी। बी हर रोज 3 खाएगा, सी 1 खाएगा, 3 और 1 4। तो इसका मतलब 12 लड्डू बच गए। 4 के हिसाब से रिमेनिंग लड्डू को ये लोग 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इनको डील करने की एक एग्जाम अप्रोच भी होती है। कैसे? अंडरस्टैंड करना, इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ए, बी और सी तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा कि 3 दिन तक तो तीनों काम कर रहे हैं। ए की इफिशियंसी 36 में भाग दिया आपने 9 का, कितनी आई? 4। भाग दोगे 12 का इफिशियंसी 3, भाग दोगे 36 का इफिशियंसी ये वाली। ए की, बी की, सी की लिखा। 36 टोटल वर्क था, 3 दिन तक तीनों लोग काम कर रहे हैं, लड्डू खा लिए। बच गए उन लड्डुओं कौन खाएगा? बी और सी। बी और सी की इफिशियंसी 3 + 1 कितनी? 4। सोल्व करोगे, 4 3 7 8 3 24, 12 में 3 4 का डिवीजन करोगे, रिजल्ट 3। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको इस अप्रोच के साथ डील किया जाता है। ठीक है,
चलो भाई, ये आपका आज का सेट नंबर 1 आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करते हुए हमने स्टार्ट किया था। सेशन आपको कैसे लगता है, कैसे लगेंगे या कैसे लगते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई किसी भी टाइप के सजेशंस हैं तो भी आप एटलीस्ट हमें ज़रूर बताएं कि सर हमारे ये वाले सजेशंस हैं, ऐसा ऐसा हम लोग प्लान चाह रहे हैं। तो अगर वो जेन्युइन बातें रहेंगी आपकी तो बिल्कुल स्टडी आईक्यू आपकी उन सब के अंदर अच्छी तरह से हेल्प करेगा। वास्तु स्टडी आईक्यू नाम से टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया था, ये वाला, इसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वास्तु स्टडी आईक्यू नीचे वाला जो पार्ट है वास्तु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप, वहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, सवालों का स्तर वैसे तो आप तनाव नहीं लेना, धीरे धीरे हम लोग बढ़ा लेंगे, क्योंकि सीधे क्यों नहीं बढ़ा रहे इसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई भी XYZ ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग नहीं की होती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखते हैं, या जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है वो भी देखते हैं। अगर सीधे लेवल बढ़ाएंगे तो वो तुरंत के तुरंत इन चीज़ों को छोड़ करके चले जाएंगे, तो वो बेनिफिशियल होगा नहीं। फिर भी आप अपने सजेशन ज़रूर रखें कि किस फ्लो के साथ हम इस सीरीज़ को चलाएं, बिल्कुल जेन्युइन बातें होंगी, हम उसे फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।